हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 7 सितंबर 2021। तो 7 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएं तथा चैनल लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों 5 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कलकत्ता में हुए मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि मनाने के लिए चुना गया था, जो हमेशा धर्मार्थ कार्यों में लगी रही। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट जो शांति के लिए भी खतरा है को दूर करने के संघर्ष में किए गए कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो इतना बात हम लोग जान लिया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के बारे में, क्यों मनाया जाता है, किनके पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है तथा कब मनाया जाता है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि 5 सितंबर को। 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वह एक दार्शनिक विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित पुरस्कार विजेता थे। वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में 1962 से 1967 तक तथा पहले उपराष्ट्रपति के रूप में 1952 से 1962 तक थे। शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करता है। 2021 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद देश भर में 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे, मतलब इस वर्ष प्रदान करने वाले हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इस दिन का इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इस दिन को मनाने का यह मुख्य महत्व यह है कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने छात्रों के उनके जन्मदिन को एक विशेष दिन के रूप में मनाने की अनुमति देने के लिए उनसे संपर्क किया। वह उस सम्मान से हैरान और खुश थे जो छात्रों द्वारा उनके शिक्षक न होने के बाद भी उन्हें दिया जाता था। दोस्तों इनका मेन कारण है कि इनके जन्म दिवस पर ही शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो यह एक पहले ऐसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति थे जो अपने कैरियर में पढ़ाई कभी भी छोड़े ही नहीं, यानी पूरे जीवन भर पढ़ाई को चालू रखने के लिए, मतलब पूरे जीवन भर पढ़ाई चालू रखे। इसके वजह से इन्हें इनके जन्म दिवस पर लोगों ने, छात्रों ने खुश होकर इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाने लगा। तो इतना बात जान लिए हम लोग शिक्षक दिवस के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब जीता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है, यानी कि मैक्स वेस्टापेन है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए है। यह इमेज मैक्स वेस्टापेन, इन्होंने हाल ही में डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीत लिया है। मैक्स वेस्टापेन, जिन्हें नीदरलैंड का रेड बुल कहा जाता है, इन्होंने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है। इसमें लुइस हैमिल्टन, जिसे ग्रेट ब्रिटेन का मर्सिडीज कहा जाता है, और वाल्टेरी बोटास, जिसे फिनलैंड का मर्सिडीज कहा जाता है, ये दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः रहे हैं। रेड बुल ड्राइवर की सीजन की 7वीं जीत और उनके करियर की 17वीं जीत ने उन्हें गत चैंपियन से 3 अंक आगे कर दिया है, जो दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो इतना बात हम लोग जान लिए मैक्स वर्स्टापेन के बारे में कि इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 खिताब जीत लिया है और इस सीजन की इनकी 7वीं जीत है तथा उनके कैरियर के 17वीं जीत यह रही है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में भारत कुल कितने पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि 19 है। टोक्यो पैरालंपिक्स में हुए जो 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक्स चला है, इसमें कुल भारतीयों ने 19 टोक्यो पैरालंपिक्स अवार्ड जीत लिया, यानी मेडल जीत लिया है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर तथा 6 ब्रॉन्ज मेडल है।
1972 में पैरालंपिक में एक स्वर्ण पदक आया था भारत में, 1984 में रजत पदक एक आया था तथा 2 आया था तथा एक कांस्य पदक आया था। 2004 में हुए पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक एक आया था तथा एक कांस्य पदक आया था। 2012 में रजत पदक एक आया था तथा 2016 में 4 पदक आया था, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, एक रजत पदक तथा एक कांस्य पदक था। लेकिन 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में, जो 2021 में कल तक हुआ, इसमें कुल 19 मेडल भारतीयों ने जीता है, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर तथा 6 ब्रॉन्ज है। 8, 6, 14, 5, 19 टोटल टोक्यो पैरालंपिक्स में अवार्ड जीते गए हैं। यह तालिका है 1972 से लेकर अब तक के पदक जीतने का टोक्यो पैरालंपिक्स में इंडिया के द्वारा। तो ये डेटा आप ध्यान में रखिएगा, कब कितना पदक जीता गया है और कौन सा पदक जीता गया है। तो यह इंडिया का बेस्ट पैरालंपिक्स का इसमें प्रदर्शन रहा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारत कितवें स्थान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि 24वें। भारत टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में 19 पदक जीतकर 24वें स्थान पर रहा है, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक शामिल है। यह पैरालंपिक खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली है। भारत कुल 162 देशों में से ओवरऑल मेडल टैली में 24वें स्थान पर रहा है। भारतीय ध्वजवाहक के रूप में कौन रहे, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जेवियन थ्रोवर टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक्स के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखारा भारत की ध्वजवाहक थी। तो इतना बात हम लोग जान लिया। अब और जान लेते हैं कि कौन कौन किसने मेडल जीता है। तो एथलेटिक्स में सुमित अंतिल पुरुष भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत पुरुष एकल में कृष्णा नागर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल। निशानेबाजी में मनीष नरवाल तथा निशानेबाजी में अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है। तथा भारत की एक ऐसी पहली महिला रही है जो कि टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 मेडल एक ही बार जीती है। अवनी लेखारा ने 2 मेडल जीती है। एक शूटिंग में अवनी लेखारा कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीती है तथा अवनी लेखारा एक गोल्ड मेडल, पहले गोल्ड मेडल जीती थी, उसके 2 दिन बाद लगभग ब्रॉन्ज मेडल जीत गई है। सिल्वर जीतने वाले का नाम है यहाँ पर दिया हुआ है 8 का, तथा 6 जो कांस्य पदक जीता है उन सभी का यहाँ पर नाम दिया हुआ है। किस किस खेल से समझ, आर्चरी में, एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, शूटिंग में किसके लिए दिया गया, उन सभी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन सभी के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें हो सके तो गारंटी है कि ऐसा इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तथा टोक्यो ओलंपिक्स को भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपको वहां से भी क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि उनमें भी 7 मेडल भारत ने जीता है, जिसमें एक गोल्ड मेडल भी था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। तथा प्रथम भारतीय टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था। कुल 7 पदक जीता था भारत ने, उन सभी के बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उन सभी में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनकर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह लेटेस्ट और 4 साल 5 साल बाद आने वाला यह एक मैच है। मतलब 4 साल के बाद आने वाला मैच है, तो उसमें लेटेस्ट न्यूज में इस वर्ष का टॉप श्रेणी में रहा, क्योंकि 7 ओलंपिक में जीता तथा 19 पैरालंपिक में भारत ने मेडल जीत लिया है। तो इसके बारे में जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आप इन्हें ध्यान में रखिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक से महत्वपूर्ण टेकवे यहाँ पर दिया हुआ है। कब क्या हुआ, क्या टोक्यो पैरालंपिक्स 6th समर पैरालंपिक गेम्स जो कि हेल्ड किया गया था टोक्यो में, जापान में, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चला। बैडमिंटन एंड टेक्वांडो वेयर इंडिकेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन तथा टेक्वांडो पहला बार जोड़ा गया था एक खेल में। तथा अन्य बात यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पढ़ने के लिए यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया गया है तथा यहाँ पर हिंदी में भी दे दिया गया है। आप इन सभी तालिकाओं को, इन टोक्यो पैरालंपिक्स को महत्वपूर्ण टेकवे को आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने अपनी आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एंजेला जोली ने। यह इमेज में एंजेला जोली, हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेला जोली ने हाल ही में अपने आगामी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है। इस किताब को एंजेला जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानवाधिकार वकील गेराल्डिन वान ब्यूरेन क्यूसी के संयुक्त रूप से लिखा है। अब जान लेते हैं इस किताब के बारे में।
यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने में सहायक होगी और उन्हें स्वस्थ, संतुलित, सुरक्षित और स्थिर व्यस्त बनाने के आधार पर वर्षों पहले तय किए गए इन अधिकारों का हासिल कैसे करें उसके बारे में, इन सभी बातों को इस पुस्तक में नो योर राइट्स में दिया हुआ है। आप इन्हें ध्यान से अगर बुक मिल जाए तो आप इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यह जीवन शैली को जीने में बदल देगी, ऐसा किताब में दावा किया गया है कि ऐसा उसके बारे में उसमें बताया गया है। तो अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि वीर संघवी है। यह इमेज में वीर संघवी, इसने रूड लाइफ वीर संघवी के द्वारा यह लिखा गया है। यह पुस्तक भारत के सबसे अधिक जाने माने पत्रकारों में से एक वीर संघवी हैं। इन्होंने एक रूड लाइफ नामक एक संस्करण लेकर आए हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा ए रूड लाइफ द मेमोयर प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उनका निजी जीवन, मशहूर हस्तियों और राजनेताओं, बिचौलियों और पर्दे के पीछे के अभिनेताओं की कहानियां शामिल है। अब जान लेते हैं वीर सांघवी के बारे में। वीर सांघवी भारतीय प्रिंट और टेलीविजन पत्रकार, लेखक, स्तंभकार और टॉक शो होस्ट हैं, जिन्होंने 1999 से 2007 तक हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया, जिसके बाद उन्होंने एक स्तंभकार के रूप में अखबार में काम करना जारी रखा है। तो इतना बात हम लोग वीर सांघवी के बारे में जान लिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में LIC ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% शेयर खरीदे हैं। इस अधिग्रहण से पहले LIC के पास बैंक ऑफ इंडिया में करीब 3.17% हिस्सेदारी थी। इस अधिग्रहण के बाद LIC के पास अब 7.05% है, जो बैंक ऑफ इंडिया के 28928732 शेयरों के बराबर है। अब चलते हैं, बात हुई LIC तथा बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। यह है LIC का लोगो। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसके चेयरपर्सन MR कुमार है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका फाउंडर था। 1 सितंबर 1956 में इसका फाउंड किया यानी स्थापना किया गया था। अब जान लेते हैं और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई है, तो बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, यह है लोगो बैंक ऑफ इंडिया का। यह एक बैंकिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंडर इसके राम नारायण रुइया जी हैं। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई में हुई थी, यानी 7 सितंबर कल के दिन इसका 115 वर्ष स्थापना किए हुए हो जाएगा। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अभी वर्तमान में मुंबई में ही है। इसके सब्सिडरीज है बैंक ऑफ इंडिया, इंडोनेशिया, TBK तथा अन्य कई सब्सिडरीज है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि फोनपे है। फोनपे ने हाल ही में फोनपे पल्स नामक एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी और डेटा ट्रेंड वाले भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म भारत के इंटरैक्टिव मानचित्रों पर ग्राहकों द्वारा 2000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेनदेन दिखाता है। फोनपे ने पल्स रिपोर्ट की भी लॉन्च की है, जो पिछले 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान के विकास पर एक गहन अध्ययन है। रिपोर्ट में इस बारे में भी जानकारी है कि 2016 के बाद पूरे भारत में डिजिटल भुगतान कैसे विकसित हुआ है और इसमें विस्तृत भौगोलिक और श्रेणी विशिष्ट रुझान शामिल हैं। अब बात हुई है फोनपे के बारे में, तो फोनपे के बारे में जान लेते हैं। फोनपे एक डिजिटल पेमेंट सुविधा करने का एक गेटवे सुविधा है, एक एप्लीकेशन है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। समीर निगम इसके CEO हैं। इसका हेडक्वार्टर लोकेशन बेंगलुरु में है तथा इसके यूजर अभी वर्तमान में 280 मिलियन है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्लिपकार्ट है तथा इसके फाउंडर्स थे समीर निगम, राहुल चारी तथा वर्जिन इंजीनियर। यह है फोनपे का लोगो। आप इसे यूज कर रहे होंगे क्योंकि प्रतिदिन के डेली यूजेज में आपको यह एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप इसे जरूर जानते होंगे इस ऐप के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जैक रोगे का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि यह एक IOC के पूर्व अध्यक्ष थे, जैक रोगे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के पूर्व अध्यक्ष जैक रोग का निधन हो गया है। उन्होंने 2001 से 2013 तक IOC के अध्यक्ष के रूप में 12 साल बिताए। 3 ग्रीष्मकालीन खेलों और 3 शीतकालीन खेलों के देखरेख के साथ साथ युवा ओलंपिक का निर्माण किया। उनकी जगह थॉमस बाक ने ली है। वह एक IOC के 8वें अध्यक्ष थे। अब बात हुई IOC के बारे में, तो जान लेते हैं IOC के बारे में। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यह एक
स्पोर्ट एसोसिएशन है, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट थॉमस बाख हैं तथा इसकी स्थापना 23 जून 1894 को फ्रांस के पेरिस में की गई थी। इसके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे डी केपर। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। इसके फाउंडर्स थे पियरे डी कॉबर्टियन तथा डेमेट्रियस वेकेलस, इसके फाउंडर थे। ये हैं इमेज में जैक्स रोग, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा ताकि इनको कभी इमेज मिले तो आपको पहचानने में आसानी हो जाए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी यानी कि निर्मला सीतारमन है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी कि एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वित्त मंत्रालय एफएसडीसी अध्यक्ष है, वहीं एफएसडीसी उप समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। अब बात हुई है एफएसडीसी के बारे में, तो जान लेते हैं एफएसडीसी के बारे में। एफएसडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल इज एन एपेक्स लेवल बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा बनाया गया उच्च स्तरीय का यह एक लेवल बॉडी है जिसका नाम है एफएसडीसी। इस समिति को बनाने का आइडिया सबसे पहले रघुराम जी राजन कमेटी के द्वारा 2008 में दिया गया था भारत सरकार को यह आइडिया, तथा इसकी स्थापना 2008 में आइडिया दिया गया था, तो इसकी स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी। तो यह बात है एफएसडीसी के बारे में। एफएसडीसी के बारे में इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है अपना देश भारत, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्लास्टिक के लिए सर्कुलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक लॉन्च करने वाला भारत एशिया का पहला देश बन गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई द्वारा आयोजित 16वें सस्टेनेबिलिटी समिट में भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस द्वारा 3 सितंबर 2021 को इंडिया प्लास्टिक पैक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। तो यह इंडिया प्लास्टिक पैक के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। नए प्लेटफॉर्म इंडिया प्लास्टिक पैक्ट वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया यानी WWF इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा एक संयुक्त प्रयास है और यह एक ऐसी दुनिया बनाने की कल्पना करता है जहां प्लास्टिक को महत्व दिया जाता है और पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। तो आप इसके बारे में जानिएगा, ध्यान में रखिएगा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट के बारे में। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने औषधीय पौधे वितरित करने के लिए आयुष आपके द्वार अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आयुष मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक हिस्से के रूप में आयुष आपके द्वार नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य एक वर्ष में 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करना है। इस अभियान का उद्घाटन केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई से किया है। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को औषधीय पौधों के पौधे वितरित किए हैं। इसके बाद देश भर के 45 से अधिक स्थानों से अभियान शुरू किया गया। वितरित किए जा रहे औषधीय पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक, गिलोय, अश्वगंधा, लेमनग्रास, तुलसी, सर्पगंधा और आंवला शामिल है। इस अभियान के तहत एक वर्ष में 75,000 हेक्टेयर में औषधीय पौधों की खेती करने का प्रस्ताव किया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा इस न्यूज को। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि साइरस पोंचा। यह इमेज में साइरस पोंचा। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SRFI के महासचिव साइरस पोंचा को ASF की 41वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान सर्वसम्मति से एशियाई स्क्वैश फेडरेशन यानी कि ASF का उपाध्यक्ष चुना गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अब बात हुई है एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के बारे में, तो जान लेते हैं। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया की जो कि राजधानी है कुआलालंपुर, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। इस फेडरेशन के महासचिव है डंकन च्यू तथा इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। अब चलते हैं आज के अगले और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के 28वां संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि सिंगापुर के साथ। ऑप्शन बी सही जवाब है।
सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास यानी कि सिम्बेक्स के 28वां संस्करण का आयोजन 2 से 4 सितंबर 2021 के दौरान किया गया। सिम्बेक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर गणराज्य नौसेना यानी कि RSN द्वारा दक्षिण के दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया था। अब बात हुई 2021 सिम्बेक्स के बारे में, तो जान लेते हैं सिम्बेक्स 2021 के बारे में। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणविजय द्वारा एक जहाज से चलने वाला हेलीकॉप्टर SW कॉर्वेट INS किल्टन और गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS कोरा और एक PA टाई लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ किया गया था। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का मजबूत करना है। सिम्बेक्स का इस वर्ष का संस्करण भी एक विशेष अवसर है क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के चल रहे समारोह के दौरान होता है। सिम्बेक्स 2021 की सफलता आने वाले वर्ष में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्षों के एक आपसी संकल्प का एक और प्रदर्शन है। अब बात हुई है सिंगापुर के बारे में, तो सिंगापुर के बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। सिंगापुरी डॉलर यहाँ का करेंसी है। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, चाइनीज एंड मलाय तमिल। प्राइम मिनिस्टर यहाँ का है ली हाइसन लुंग। जान लेते हैं यहाँ पर जो हरा हरा कलर से जहां तहां जो दिख रहा है आपको मैप में, यह सिंगापुर देश है। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए कहां पर सिंगापुर देश है यह, तथा नीचे में यह है ऑस्ट्रेलिया। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल के वीडियो का अंतिम प्रश्न था, हाल ही में 5 सितंबर को 2021 को कैवा शिक्षक दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन में गलत दिया गया था, यानी आपको सही ऑप्शन नहीं दिया गया था। यानी 1962 में प्रथम शिक्षक दिवस मनाया गया था। आप जोड़ लीजिए उससे, यानी कि 38 से 39 वर्ष पूर्व पहले में तथा 21 वर्ष इधर, यानी कि टोटल 60 वर्ष, यानी 60वां जो है 5 सितंबर 2021 को 60वां टीचर्स डे के रूप में मनाया गया है। यानी इस ऑप्शन में से कोई भी जवाब नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है 60वां शिक्षक दिवस। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में यह जवाब नहीं था। अब चलते हैं, हो सकता है कल मिस्टेक की वजह से आपको ऑप्शन में नहीं दिया हो, तो आप इसे लेकर नहीं चलिएगा। आपका सही जवाब 60वां है। अब चलते हैं आपके लिए आज का आपके लिए क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021-22 में मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत के लिए अनुमानित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए, यानी कि 21-22 में। What is the projected GDP growth forecast for India as per Morgan Stanley in financial year 22 यानी कि 2021-22। तो दोस्तों आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तथा आशा करता हूं कल के जवाब आपको कंफ्यूजन में होगा क्योंकि ऑप्शन में जवाब नहीं था, तथा आप अच्छी तरह से आप कंफर्म होंगे तो आप जवाब सही में दिए होंगे। तथा आप प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपको लिखने से आदत बने और लिखते लिखते आपको पूरे वर्ष का डेज ध्यान में रहने लगे। चलिए तो दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।